एपिसोड की शुरुआत में यानागी को बचाने के लिए जोहन कीवॉन के ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है। जोहन साफ कहता है कि वो यहाँ किसी से फाइट करने नहीं आया है, वो सिर्फ यानागी को लेने आया है। वो ये भी बताता है कि उन दोनों के रेलिक्स अभी खराब हालत में है, इसलिए वे वैसे भी प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कीवॉन उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी कीवॉन के बॉडीगार्ड्स जोहन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जोहन अपना शेक्सपियर्स पेन निकालता है और उसमें लिख देता है कि अगर उसके गार्ड्स ने उस पर अटैक किया तो उनका हाल बहुत बुरा होगा। और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। हालांकि इस पूरे अटैक को हमें दिखाया नहीं जाता, सिर्फ उसकी आवाजें सुनाई जाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि यानागी परेशान होकर कंप्लेन कर रहा है कि इतने सारे रेलिक्स को सिर्फ 3 दिनों के अंदर वो आखिर कैसे रिपेयर करेगा। ऊपर से जोहन उसकी क्लास भी लेता है और उसे अपने बॉस से बात करने का तरीका समझाता है। लेकिन यानागी एक्सप्लेन करता है कि रेलिक रेस्टोरेशन कोई ईजी काम नहीं है। वो कहता है कि जोहन ने उसे जितने रेलिक्स दिए हैं उन्हें रिपेयर करने में कई महीने लग सकते हैं। तभी जोहन वो ब्रश उठा लेता है जिससे यानागी रेस्टोरेशन का काम करता है। इस ब्रश को रेस्टोरेशन रेलिक कहा जाता है और इसे यूको ई पेंटर पेन या सिंपली ब्रश भी कहा जाता है। जोहन यानागी से कहता है कि वो खुद एक बार रेस्टोरेशन करके देखेगा। वो कहता है कि ब्रश यूज करने के बाद यानागी को खुद समझ आ जाएगा कि ये काम कितना डिफिकल्ट है। जोहन खुद रेस्टोरेशन करने बैठ जाता है और सरप्राइजिंग बात ये होती है कि वो सच में रेलिक को रिस्टोर कर देता है। ये देखकर यानागी पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है कि अगर जोहन खुद रेस्टोरेशन कर सकता है तो फिर उसे यानागी की जरूरत ही क्यों है। लेकिन जोहन एक्सप्लेन करता है कि वो इस काम के लिए सही आदमी नहीं है। वो ब्रश को देखकर समझ जाता है कि सामने वाले की डोमिनेंस का भी इस प्रोसेस पर इफेक्ट पड़ता है। कुछ ही समय में ब्रश की कंडीशन भी खराब हो जाती है। जोहन बताता है कि इस तरह की चीज सिर्फ हाई एफिनिटी वाला इंसान ही प्रॉपर्ली यूज कर सकता है। फिर भी यानागी कहता है कि वो इतनी स्पीड से इन सारे रेलिक्स को रिस्टोर नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि शायद जोहन ने गलत आदमी को चूज किया है। जोहन उसकी बात सुनकर कहता है कि इतनी बातें करने के बजाय अपना काम शुरू करे। वो यह भी बताता है कि यानागी के ऊपर उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी यूजफुल है। यह सुनकर यानागी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद जोहन वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो दिखाई देती है। उसमें लिखा होता है कि उसे एक नया टाइटल और एक नया स्किल मिला है। उसकी रेस्टोरेशन एबिलिटी फाइनली अनलॉक हो चुकी है और उसकी रैंक F है। इसी समय यानागी को एक फोन कॉल आता है और वो सीधे जोहन के पास पहुंचता है। ये कॉल एडवर्ड का होता है। एडवर्ड इस बात से सरप्राइज्ड होता है कि जोहन उसे पहचान रहा है। जोहन मन ही मन सोचता है कि आगे चलकर एडवर्ड किंग ऑफ रिचेस बनेगा। एडवर्ड एक ब्रिटिश इन्वेस्टर है और रेलिक मार्केट में काफी बड़ा प्लेयर है। फिलहाल वो रेलिक यूजर्स के बीच ब्रोकर का काम कर रहा है। जोहन यह भी सोचता है कि एडवर्ड की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उसके लिए यूजफुल हो सकती है, लेकिन यह आदमी पहले भी कई लोगों को बर्बाद कर चुका है। एडवर्ड जोहन से कहता है कि उसने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है और उसके लिए एक जॉब है। वो बताता है कि रिपब्लिक ऑफ बेंट ने एक टूम के ऊपर बाउंटी रखी है। जो भी एक्सकवेशन टीम में ज्वाइन करेगा उसे अपनी पसंद का रिवॉर्ड मिलेगा और वहां से जो भी रेलिक रिकवर होगा उसे वह अपने पास रख सकता है। हालांकि ऑफिशियली वहां से रिकवर होने वाली सारी प्रॉपर्टी रिपब्लिक की होगी। एडवर्ड जोहन को ऑफर देता है कि वह इस जॉब के लिए अप्लाई करे और वहां से उसके लिए एक खास रेलिक स्मगल करके ले आए। बदले में एडवर्ड उसे कोई भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार है। जोहन उससे पूछता है कि आखिर वह खुद किसके लिए काम कर रहा है। वह कहता है कि एडवर्ड ऐसा आदमी नहीं है जो रिपब्लिक ऑफ बेंट के लिए सिर्फ एक रेलिक हासिल करने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले। इसलिए वो सीधा पूछता है कि असली में उसे इस जॉब के लिए कौन हायर करना चाहता है। एडवर्ड आखिरकार बता देता है कि ये रिक्वेस्ट जनरल कीरा क्लार्क की तरफ से आई है। जोहन ये सुनकर सोचता है कि जनरल कीरा क्लार्क वही क्वीन ऑफ वर्ड्स है और उससे डरना ही बेहतर है। फिर भी जोहन जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम एक एयरप्लेन के अंदर पहुंचते हैं जहां आयरन, जोहन और यानागी बैठे होते हैं। यानागी सबसे पहले आयरन से अपॉलजी करता है क्योंकि उसने उसके ब्रदर को धोखा दिया था। जोहन कहता है कि अभी इन पुरानी बातों को एक साइड रखो और पहले देखते हैं कि आयरन की हेल्प कैसे की जा सकती है। जोहन एक्सप्लेन करता है कि वो और यानागी मिलकर उसे उसके रेलिक को प्रॉपर्ली यूज करना सिखाएंगे। उन्हें अब समझ आ चुका है कि उसका मिसफॉर्चून रेलिक उससे अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो उसे कंट्रोल करना सीखे। जोहन की डोमिनेंस और यानागी की एफिनिटी दोनों उसे समझनी होगी। उन दोनों की हेल्प से वो अपने रेलिक को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाएगी। इसके बाद सीन फिर बदलता है। अब हम एक टावर में पहुंचते हैं। जोहन दूरबीन से टूम वाली जगह को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि टूम का लगभग 2/3 हिस्सा अब पानी में बदल चुका है। उसका एंट्रेंस और ब्रिज भी टूट चुका है। अब वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता बोट है। लेकिन जोहन को लगता है कि उस रेलिक की वजह से बोट से जाना भी आसान नहीं होगा। अचानक यानागी चिल्लाने लगता है। उसका रेस्टोरेशन ब्रश गायब हो चुका होता है। जोहन आसपास देखता है और नोटिस करता है कि वहां मौजूद बाकी लोगों की भी कुछ न कुछ चीजें चोरी हुई हैं। वो खुद चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी 3 चीजें भी चोरी हो चुकी हैं। इसके बाद जोहन अपनी रोप निकालता है और चोर को खोजकर बांधने का आदेश देता है। जोहन और यानागी वहां से निकलकर लेडीज वॉशरूम की तरफ पहुंचते हैं। वहां उनकी रोप ने एक लड़की को पकड़ रखा होता है। जोहन उस लड़की को पहचान लेता है। वो यानागी को बताता है कि यह एक अमेरिकन एजेंट है और मेडूसा रेलिक की यूजर है। यानागी मेडूसा और अमेरिका दोनों का नाम सुनकर शॉक हो जाता है। जोहन लड़की को बांधकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। वो ये भी बताता है कि मेडूसा रेलिक के अंदर कभी बहुत पावरफुल ब्यूटी थी,
लेकिन कर्स लगने के बाद सब बदल गया। जोहन यह भी कहता है कि इस रेलिक की करंट यूजर काफी यंग है, लेकिन इसके बावजूद वो किसी को सिर्फ लड़की या बच्चा होने की वजह से मर्सी नहीं देगा। लड़की अपना रोब थोड़ा हटाती है और जोहन से कहती है कि वो अकेली नहीं आई है, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। वो जोहन को धमकी देती है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो उसके लिए सिचुएशन खराब हो जाएगी। जोहन समझ जाता है कि एक्सकवेशन टीम वहां पहुंच चुकी है। यानागी पूछता है कि अगर एडवर्ड ने उन्हें जॉब दी थी तो ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। जोहन एक्सप्लेन करता है कि कुछ लोग दो तरफ से गेम खेलना पसंद करते हैं, किसी भी साइड की जीत हो, आखिर में बेनिफिट अमेरिका को ही मिलेगा। जोहन ये भी समझ चुका है कि कीरा इस रेलिक को लेकर काफी ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो सोचता है कि ये रेलिक बहुत यूजफुल हो सकता है। वो डिसाइड करता है कि इसे अपने पास ही रखेगा। यानागी तुरंत प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि उन्हें तो ये रेलिक जनरल कीरा को वापस करना है, लेकिन जोहन कहता है कि रियल रेलिक की जगह एक फेक रेलिक दे देंगे, यानी एक प्रॉपर स्कैम तैयार किया जाएगा। यानागी परेशान हो जाता है और कहता है कि वो फिर से स्कैम नहीं करना चाहता, इस बार तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जोहन उसे हिट करके रिमाइंड कराता है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें उसे जोहन की बात माननी होगी। इसके बाद जोहन अपना हम्मुराबी कोड निकालता है और उसे उस लड़की पर यूज करने वाला होता है। फिर सीन चेंज होता है। अब हम दूसरी जगह पहुंचते हैं जहां थॉमस एक लड़की के साथ विवियन को डांट रहा होता है। थॉमस गुस्से में कहता है कि विवियन ने सारे रेलिक्स खो दिए। वो बताता है कि उसने पहले ही कहा था कि किसी बच्ची को इस टीम में नहीं लाना चाहिए। उसके हिसाब से ऐसी बच्चियां यूजफुल नहीं होती और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तभी विवियन कहती है कि उसने रेलिक्स खोए नहीं हैं, वे उससे चोरी किए गए हैं। लेकिन हमें पता है कि जोहन ने हम्मुराबी कोड का यूज करके उसे बांध रखा है। अगर विवियन सच बताएगी तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। थॉमस उससे पूछता है कि आखिर रेलिक्स किसने चुराए। विवियन कुछ नहीं बताती। अब हमें उसका नाम प्रॉपर्ली पता चलता है, विवियन। उसके पास खड़ी एक लेडी विवियन से कहती है कि उसे सच बता देना चाहिए। वो प्रॉमिस करती है कि वे लोग रेलिक्स चुराने वालों को ढूंढ लेंगे। वो विवियन को उनका पुराना प्रॉमिस भी याद दिलाती है कि विवियन उनकी हेल्प करेगी। आखिरकार विवियन बताती है कि वे 2 लोग थे, लेकिन इतना कहते ही हम्मुराबी कोड एक्टिवेट हो जाता है। विवियन को इतनी गुदगुदी होने लगती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब जोहन और यानागी एक शिप पर होते हैं। दोनों स्टाफ के कॉस्ट्यूम्स में डिस्गाइज हुए हैं और छिपकर आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जोहन कहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि CIA भी अब इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक एटमॉस्फेयर बदल जाता है। चारों तरफ लोग भागने लगते हैं। जोहन समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर ऊपर से उस रेलिक की आवाज सुनाई देती है। अचानक कुछ फिश लाइक क्रीचर्स वहां मौजूद गार्ड्स पर अटैक कर देती हैं। जब ये क्रीचर्स गार्ड्स को बाइट करती हैं तो गार्ड्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज जैसे बिहेव करने लगते हैं। आसमान में मौजूद रेलिक जोहन को टीज करती है। वो पूछती है कि अब जोहन आखिर कहाँ भागेगा। जोहन कहता है कि शायद वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रही है। इसके बाद वो अपना शेक्सपियर्स पेन फिर से निकालता है। जोहन उसमें लिख देता है कि वहां मौजूद सभी लोग रुक जाएंगे और उसके सामने सिर झुका देंगे, और एग्जैक्टली वैसा ही होता है। आसमान में मौजूद रेलिक जोहन की एबिलिटी देखकर इंप्रेस्ड हो जाती है। वो कहती है कि अब उसे समझ आया कि क्रो ने जोहन को क्यों चुना था। जोहन हैरान होकर पूछता है कि वो उसके बारे में आखिर कितना जानती है। रेलिक बताती है कि जोहन अपने एक्शंस की वजह से अब काफी फेमस हो चुका है। यानागी पूछता है कि क्या रेलिक्स आपस में मैसेजेस शेयर कर सकते हैं। रेलिक बताती है कि दुनिया के कई रेलिक्स जोहन को मारना चाहते हैं। ये सुनकर जोहन उल्टा खुश हो जाता है। यानागी भी कहता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा। जब वे रेलिक्स जोहन के पीछे आएंगे तो उन्हें खुद उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जोहन उस रेलिक से क्रो के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्रो आखिर कौन था। वो याद करता है कि इजिप्शियन गॉड्स ने भी क्रो का मेंशन किया था। रेलिक बताती है कि क्रो एक बेहद पावरफुल गॉड ग्रेड रेलिक था। उसमें ऐसी हंटिंग एबिलिटी थी जिससे वो अपने प्रे की पावर्स अब्सॉर्ब कर सकता था। लेकिन बाद में क्रो ने एक ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद ह्यूमैनिटी की वजह से उसने बाकी रेलिक्स को बिट्रे कर दिया। जिस ह्यूमन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसने भी कई रेलिक्स का शिकार करना शुरू कर दिया। फिर भी बाकी रेलिक्स ने किसी तरह क्रो को कैप्चर कर लिया। ये सुनकर जोहन रियलाइज करता है कि जब वो मरने के बाद वापस आया था और क्रो ने उसे बचाया था तब वो क्रो के प्रिजन के अंदर था, यानी जिस टूम में जोहन मरने वाला था वही क्रो का प्रिजन था। जोहन फिर पूछता है कि उन्होंने क्रो को कैप्चर कैसे किया। रेलिक बताती है कि ये इजी नहीं था। उन्होंने क्रो के पार्टनर को अपनी साइड में कर लिया था। क्रो का ह्यूमन पार्टनर भी उसके खिलाफ हो गया था। उसने क्रो को रिजेक्ट कर दिया। इसी वजह से बाकी रेलिक्स क्रो को सील करने में सक्सेसफुल हुए। रेलिक अपनी स्ट्रैटेजी को ब्रिलियंट बताती है। जोहन कहता है कि स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी या नहीं ये तो वो नहीं जानता, लेकिन उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल है। जोहन धीरे धीरे समझने लगता है कि शायद क्रो उतना बुरा नहीं था जितना बाकी रेलिक्स बताते हैं। लेकिन रेलिक उसे वार्निंग देती है कि अगर जोहन क्रो की साइड पर है तो अब वो उन सभी रेलिक्स का एनिमी है और वे उसके लिए कोई मर्सी नहीं दिखाएंगे। इसके बाद वो कुछ मॉन्स्टर्स समन करती है। वो उन्हें बीस्टमैन कहती है। ये शार्क लाइक मॉन्स्टर्स होते हैं। जोहन अपनी इजिप्शियन वेपन लेकर उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगता है। उधर यानागी भी समहाउ एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। लड़ते लड़ते दोनों रियलाइज करते हैं कि मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर भी जोहन लगातार आगे बढ़ता रहता है। अचानक एक मॉन्स्टर यानागी पर अटैक करने वाला होता है। जोहन उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन इसी दौरान उसकी इजिप्शियन सोर्ड टूट जाती है। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि यही जोहन का आखिरी कॉम्बैट रेलिक था। अब उनकी सिचुएशन काफी डेंजरस हो जाती है, इसलिए दोनों वहां से निकलने लगते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब जोहन और यानागी शिप के दूसरे साइड पर हैं। वे ऐसी लाइफ बोट ढूंढ रहे हैं जो अभी भी वर्किंग कंडीशन में हो।
ताकि वे वहां से एस्केप कर सकें। तभी एक दूसरी बोट उनके पास आती है। उसमें थॉमस, विवियन और वही लेडी मौजूद हैं। विवियन जोहन और यानागी की तरफ देखकर कहती है कि यही वे दोनों लोग हैं। जोहन नोटिस करता है कि विवियन अमेरिकन टीम के साथ है। वो यानागी से कहता है कि वो जाकर एक बोट ढूंढे, तब तक जोहन इन लोगों को हैंडल करेगा। थॉमस हाथ में एक पाइप लेकर जोहन पर अटैक करने के लिए आगे आता है। जोहन नोटिस करता है कि थॉमस के मसल्स और फिजिकल स्ट्रेंथ काफी पावरफुल हैं। थॉमस जोहन से अपने रेलिक्स वापस करने को कहता है, यानी जो रेलिक्स उसने विवियन से छीने थे वे उसे वापस चाहिए। लेकिन जोहन मजाक में कहता है कि अगर उसके हाथ में भी कोई रेलिक हुआ तो शायद वो उसे भी ले लेगा। थॉमस ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है। दोनों के बीच फियर्स फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान जोहन रियलाइज करता है कि थॉमस के हाथ में जो पाइप है वो एक्चुअली एक सोर्ड है, इसलिए उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। जोहन अपनी सिल्वर एक्स निकालता है। थॉमस कहता है कि इस वेपन के साथ भी जोहन के पास उसके सामने जीतने का कोई चांस नहीं है। जोहन जवाब देता है कि इसका फैसला फाइट ही करेगी। दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए चार्ज करते हैं और ठीक यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था टूम रेडर किंग का लेटेस्ट एपिसोड। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस एंडिंग को लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।